नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके जीएस विद विकास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा तैयार किया गया है प्रैक्टिस सेट, यहाँ पे जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी और यहाँ पे जियोग्राफी, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग इसमें देखेंगे। जो कि यहाँ पे 50 प्रश्न है, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और यह जो सेट है यह यहाँ पे रोशन आनंद सर और बिट्टू झा सर के द्वारा तैयार किया गया प्रश्न है। इसे हम लोग देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा 11 में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। उपयुक्त में से कौन सा विकल्प है जिसमें द्विसदनीय शासन व्यवस्था वाला राज्य सम्मिलित है? तो इसको बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले जहाँ पे 11 प्रांत कौन कौन से थे 1935 के अधिनियम के तहत। तो यहाँ पे पहला यहाँ पे संयुक्त प्रांत, दूसरा मध्य प्रांत, तीसरा बिहार, चौथा बंगाल, पाँचवा उड़ीसा, छठा सिंध, सातवां पंजाब, आठवां मद्रास, नौवां बम्बई, 10वां यहाँ पे पश्चिम सीमा प्रांत और 11वां असम था। जिसमें से वहाँ पे 6 राज्य थे जहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो जो वहाँ पे 6 जो राज्य थे जहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी, उसमें से शामिल थे उसमें बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत और असम, ये इसमें शामिल थे। इस प्रकार हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे डी, बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम, ये यहाँ पे शामिल थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किस ब्रिटिश जो पत्रकार था, उन्होंने गांधी जी के साथ यरवदा जेल में, जो कि यरवदा जेल है यह पुणे में है, यहाँ पे उनके साथ जो हुए साक्षात्कार था उसको ये इन्होंने प्रकाशित किया था। तो जो वहाँ पे जो ब्रिटिश जो पत्रकार थे उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है यहाँ पे जॉर्ज एस्लो कॉम्ब, इनके द्वारा ही यहाँ पे यह किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वनस्पति और पशु पक्षियों को विभाजित करने वाली जो रेखा है बैलेंस रेखा किस देश में स्थित है? तो यह जो रेखा है जो कि प्राकृतिक वनस्पति और पशु पक्षियों के बीच विभाजन रेखा का कार्य करता है, तो यह जो रेखा है यह यहाँ पे इंडोनेशिया देश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाए जाने संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह जो प्रावधान है यह हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया है। और अमेरिका के संविधान से ही हम लोगों ने अपने संविधान में यहाँ पे मौलिक अधिकार लिया है, संविधान की सर्वोच्चता लिया है, स्वतंत्र न्यायपालिका लिया है और न्यायिक पुनर्वलोकन लिया है। इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कनाडा के संविधान से। तो कनाडा के संविधान से हम लोगों ने अपने संविधान में संघात्मक शासन प्रणाली ली है, अवशिष्ट सूची ली है और राज्यपाल की जो नियुक्ति है उसका जो पद्धति है उसको हम लोगों ने लिया है। और यहाँ पे जर्मनी के संविधान से आपातकाल के समय मौलिक अधिकार पर जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे जर्मनी के संविधान से लिया है। और फ्रांस के संविधान से हम लोगों ने यहाँ पे गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली ली है। प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो दिया गया है वो भी हम लोगों ने फ्रांस के संविधान से ही लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा माना था? तो कौन सा अधिवेशन था? तो वह अधिवेशन यहाँ पे 1931 में जो कि कराची में हुआ था अधिवेशन, और इसकी जो अध्यक्षता की थी यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और इसी अधिवेशन में यहाँ पे गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे और उनका घोर विरोध किया गया था। और इसका विरोध में उन्होंने जवाब दिया था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। और इसमें देखते हैं यहाँ पे लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और इसी में स्वराज का यहाँ पे उल्लेख किया गया था। और यहाँ पे 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता यहाँ पे सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। और सुभाष चंद्र बोस को ने जब त्यागपत्र दे दिया तो बाकी समय के लिए यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। और यहाँ पे हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टिग्रिस नदी और यूफ्रेटस नदी, दजला और फरात बेसिन किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो जो यह टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी है यह यहाँ पे खजूर के उत्पादन के लिए यह प्रसिद्ध है। इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है समाजवाद का वह स्वरूप जिसका उद्देश्य गरीबी, बीमारी, भुखमरी और अवसर की असमानता आदि को समाप्त करना होता है, क्या कहलाता है? तो समाजवाद का जो वह रूप होता है जिसमें गरीबी, बीमारी, भुखमरी और अवसर की असमानता को यहाँ पे समाप्त करना होता है, उस समाजवाद को हम लोग यहाँ पे लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला है यहाँ पे शोर कमेटी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो जो यह शोर कमेटी है इसका संबंध यहाँ पे किससे है, इसके बारे में बताना है। तो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो जो शोर कमेटी बनाई गई थी यह यहाँ पे कामागाटामारू जो प्रकरण है उससे संबंधित है। और जो यह कामागाटामारू जो एक जहाज़ था जो कि स्वतंत्रता, जो भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें यह बहुत ही प्रचलित था, यहाँ पे प्रसिद्ध हुआ था। और यह जो कामागाटामारू जो यह जहाज़ है यह जापान का एक जहाज़ था। और यहाँ पे भारत, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश बारबरी स्टेट के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो यहाँ पे बारबरी स्टेट है यह हम उसे कहते हैं जो यहाँ पे भूमध्य सागर के, जो ये भूमध्य सागर है जो मेडिटेरियन सी है इसके जो किनारे पर जो बसे देश है इन्हीं को हम लोग बारबरी देश कहते हैं। और इसमें यहाँ पे सूडान देश शामिल नहीं है। सूडान देश यहाँ पे जो लाल सागर है उसके किनारे पर स्थित है, तो इसलिए इसका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, सूडान इसमें शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे संविधान सभा में अनुसूचित जाति की प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो जो संविधान सभा था उसमें जो अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट का जो प्रतिनिधित्व था उनकी संख्या यहाँ पे 31 थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में गलत कथन का चयन करें। पहला यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय सर्वप्रथम संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति हुई थी, जो कि यहाँ पे बिल्कुल ये सही है। यहाँ पे ये सही दिया गया है। और अगला यहाँ पे दिया गया 11 नंबर निम्नलिखित में कथन, जो गलत कथन है उसका चयन करना है, जो यहाँ पे सही नहीं है उसका चयन करना है। तो पहला यहाँ पे दिया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय सर्वप्रथम संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति हुई थी, जो कि ये बिल्कुल ये सही दिया गया है। अगला है भारत में सहकारिता का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, जो कि ये बिल्कुल ये गलत है। यहाँ पे जो सहकारिता का जनक है भारत में ये निकोलस को माना जाता है। निकोलस को हम लोग यहाँ पे मानते हैं। और अगला है लॉर्ड कर्जन भारत का सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय था, जो कि ये बिल्कुल ये सही है। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में आया था, जो कि लॉर्ड मेयो के काल में आया था, ये भी सही है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि ये गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है विचार कीजिए। पहला यहाँ पे स्टेटमेंट है उद्गम स्थान जनसंख्या में वृद्धि को दर्शाता है। जो उद्गम स्थान है वह जनसंख्या में वृद्धि को दर्शाता है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। जो उद्गम स्थान है, जो यहाँ पे उद्गम जो स्थान है यह यहाँ पे मजदूरी को एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसने को कहा जाता है। और इसमें जो जनसंख्या होती है उसमें यहाँ पे कमी देखी जाती है, तो इसलिए ये गलत है। अगला है गंतव्य स्थान जनसंख्या में कमी को दर्शाता है, जो कि बिल्कुल ये भी गलत है। जो गंतव्य स्थान है यह यहाँ पे जनसंख्या में वृद्धि को दर्शाता है, और उद्गम स्थान जो है यह जनसंख्या में कमी को दर्शाता है। अगला है कम अवधि में अधिक जनसंख्या वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, जो कि ये बिल्कुल ये सही है। इस प्रकार यहाँ पे दिए गए उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे जो है केवल यहाँ पे तीसरा कथन ही यहाँ पे सही है, तो इसलिए हो जाए इसे 3। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संपत्ति के अधिकार को मूल संविधान से हटाकर संविधान के किस भाग में रखा गया? तो जो संपत्ति का अधिकार था पहले यह हमारे संविधान के मूल अधिकार में वर्णित था, और इसे हटाकर यहाँ पे भाग यहाँ पे 12वें भाग में इसे रखा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस विद्रोह को भूमकाल विद्रोह भी कहा जाता है? जो 1910 में गुंडागधर के नेतृत्व में बस्तर विद्रोह हुआ था, इसी को हम लोग यहाँ पे भूमकाल विद्रोह कहते हैं, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पे यूक्रेन का सेवलिका जो क्षेत्र है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह यहाँ पे प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने संविधान संशोधन प्रक्रिया पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि यहाँ पे संविधान संशोधन प्रक्रिया अपने आप में सिद्ध करती है कि यह संविधान का सर्वाधिक स्वीकार्य भाग है, यद्यपि यह बहुत जटिल है, यह काफ़ी विविध गुण वाला है। यह किसका कथन है? तो इसका हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन है यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, ग्रीनविल ऑस्टन के द्वारा यह कहा गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधोलिखित में से कौन प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित होने वाला भारतीय उदारवादी थे? तो जो यहाँ पे प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि 1930 में हुआ था, वहाँ पे
जो भारत के जो उदारवादी नेता थे वो कौन थे जिन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो यहाँ पे पहला यहाँ पे तेज बहादुर सप्रू जो कि यहाँ पे शामिल थे, दूसरा यहाँ पे वी एस श्रीनिवासन शास्त्री ये भी शामिल थे, और यहाँ पे सी आई चिंतामणि ये भी शामिल थे, जबकि ये एम आर जयकर ये शामिल नहीं थे। तो इसलिए इसमें हम लोग देखते हैं कूट का सही विकल्प चयन कीजिए जो इसमें शामिल थे। तो इसका हो जाएगा 1, 2, 4, इसलिए इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि परियोजना है और ये संबंधित राज्य है, तो इसका सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। कोंपली जो परियोजना है यह असम में है। पापुम पाप जो परियोजना है यह यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की परियोजना है, और दोयांग जो परियोजना है यह यहाँ पे नागालैंड की परियोजना है, और यहाँ पे जो धालेश्वरी परियोजना है यह मिजोरम राज्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है किस वर्ष लक्कादीव, मिनिकॉय और अमीनी दीवी का नाम लक्षद्वीप रखा गया? तो यह यहाँ पे 1973 में रखा गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो अखिल भारतीय महिला संघ है इसकी स्थापना यहाँ पे 1927 में नई दिल्ली में मार्गरेट कजिन्स के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला है बैला डीला खान लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यह किस पहाड़ी पर स्थित है? तो जो बैला डीला जो है यह यहाँ पे जो आबू झमार की पहाड़ी है वहाँ पे यह स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस विचार ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा था? तो यह यहाँ पे किसके द्वारा कहा गया था? तो यह यहाँ पे आइवर जेनिक्स के द्वारा कहा गया था कि जो संसदीय व्यवस्था है यह कैबिनेट व्यवस्था के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 1911 में निम्नलिखित में से किसने भारत में अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधेयक प्रस्तुत किया था? तो यह यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है मैंग्रोव वनस्पति के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे पहला है यह वनस्पतियाँ कार्बन सिंक के रूप में कार्य करती है, जो कि ये बिल्कुल सही है। आगे हम लोग इसका अगला कथन हम लोग देख लेते हैं। अगला स्टेटमेंट है इस वनस्पति का विस्तार विश्व के कुल उष्णकटिबंधीय वनों में 1% है, जो कि ये भी यहाँ पे सही है। अगला पॉइंट है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर यह वनस्पति पश्चिम बंगाल में है, जो कि ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे चौथा पॉइंट है 2019 की तुलना में 2021 में 21-22 की रिपोर्ट में भारत में मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्रफल में 54 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर की यहाँ पे 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो कि ये बिल्कुल ये कथन ये गलत है। यहाँ पे मात्र यहाँ पे 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, इसलिए इसका जो कथन है यहाँ पे डी नंबर ये गलत कथन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है किस विद्वान के मतानुसार भारतीय शासन पूरी तरह से संघीय है? तो किस विद्वान के अनुसार दिया यहाँ पे एजलबी जो विद्वान है उनके अनुसार। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे, दिया गया है प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित प्राचीन शहर तक्षशिला की अवस्थिति का निरूपण किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कौन एक सुमेलित है, कौन इसमें सुमेलित है उसका चयन करना है। तो पहला यहाँ पे दिया गया जीवों के प्रति क्रूरता निरोध अधिनियम, जो कि 1972 में आया था, ये बिल्कुल ये गलत है। यह यहाँ पे 1960 में यह अधिनियम आया था। जैव विविधता अधिनियम 2005, यह भी गलत है। यहाँ पे जो जैव विविधता अधिनियम है यह 2002 में आया था। और यहाँ पे राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम जो कि 1995 में आया था, जो कि ये बिल्कुल सही है। और चौथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कि 1980 में नहीं आकर, ये भी गलत है। यहाँ पे ये 1986 में यह अधिनियम आया था। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे तो इसका यहाँ पे सही सुमेलित है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995 में आया था। इसको आप लोग याद रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कुछ लोगों को अधिकार जो है यहाँ पे मूल अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए है, जबकि मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है। यानी यहाँ पे ये कथन कहने का तात्पर्य है कि जो भारत के संविधान में मूल अधिकार है और जो मूल कर्तव्य है वह किन किन व्यक्तियों के लिए है। तो यहाँ पे जो मूल अधिकार है यह भारत के नागरिक के साथ साथ विदेशियों को भी मिलता है, और जो मूल कर्तव्य है यह केवल भारत के नागरिकों के लिए है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे तो ये पहला स्टेटमेंट जो है यह यहाँ पे हम लोग का सही है। और जो मूल अधिकार है यह हमारे संविधान के भाग 3 में 12 से 35 में वर्णित है। और इसमें से जो यहाँ पे जो अनुच्छेद है 15
15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 जो है यह केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, और जो बाकी अनुच्छेद है वह यहाँ पे भारत के नागरिक के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त मूल अधिकार है। और जो मूल कर्तव्य है इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था, और यह जो है केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। और जो मूल कर्तव्य है यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि जो मूल अधिकार है यह न्यायालय में प्रवर्तनीय है। इसलिए इसका दूसरा स्टेटमेंट है मूल कर्तव्य न्यायोचित है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। मूल कर्तव्य यहाँ पे न्यायोचित नहीं है। इसलिए यहाँ पे दिया गया उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताना है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे केवल एक, ऑप्शन ए ये सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी में ए कोड ऑफ जेंदू लॉज के नाम से किया गया है? तो ये है मनुस्मृति। और इनका जो अंग्रेजी अनुवाद किया था यहाँ पे विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था, ए कोड ऑफ जेंदू लॉज के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह में गेहूं की किस्में दी गई है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, लेरमा, शेरमा और शेरा, ये गेहूं की किस्में हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम कपास मिल, जो भारत की जो प्रथम जूट मिल थी वह कहाँ स्थापित की गई थी सूती वस्त्र के? तो यह यहाँ पे कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में 1818 में स्थापित की गई थी, जो कि ये बिल्कुल पूरी तरह से असफल हुई। और भारत में पहला सूती वस्त्र का जो कारखाना, जो सफलतम कारखाना जो स्थापित हुआ था वह 1854 में यहाँ पे कवास जी डावर के द्वारा बम्बई में स्थापित किया गया था। इस प्रकार इस प्रश्न का जो प्रथम कपास मिल है यह कलकत्ता में स्थापित था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सोलंकी शासक के शासनकाल में शैव और जैन धर्मावलंबियों के मध्य गृह युद्ध आरंभ हो गया था? तो उस समय जो शासक थे वहाँ पे ये अजयपाल थे। और जो यहाँ पे सोलंकी वंश था, इनके जो शासक हुआ करते थे ये सब यहाँ पे शैव धर्म और जैन धर्म दोनों मतों को मानने वाले होते थे। और इसमें जब यहाँ पे सोलंकी वंश के जो संस्थापक थे यह यहाँ पे मूलराज प्रथम थे, और इस वंश के जो महानतम शासक हुआ करते थे वह जय सिंह सिद्धराज थे। और सोलंकी वंश का जो अंतिम शासक था वह मूलराज द्वितीय था। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्योत्तर काल में ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि प्रदान करने की प्रथा प्रारंभ हुई थी, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला है? तो इसका जो उल्लेख है सबसे पहले नानाघाट अभिलेख, जो कि सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम का है। और इन्हीं के इस अभिलेख में जो मौर्योत्तर काल में ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को जो भूमि दान दी जाती थी उसकी प्रथा प्रारंभ थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के युद्ध इनमें से किनके बीच लड़ी गई थी? तो जो शिवाजी की मृत्यु हो गई थी वह यहाँ पे 1780 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके पश्चात जो यहाँ पे उत्तराधिकार का जो लड़ाई लड़ा गया था वह यहाँ पे जो लड़ाई था वह राजा राम और संभाजी के मध्य लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो यहाँ पे दसवंत थे, बसावन था और अब्दुल समद था। यहाँ पे जो कल्याण दास है यह अकबर के दरबार में नहीं थे। इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 1939 में लुधियाना में राज्यपाल कॉन्फ्रेंस आहूत की गई थी। इस कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो इसका अध्यक्ष यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, किनके शब्दों में मानव का न तो कोई धर्म है, न तो कोई जाति है और न ही कोई ईश्वर है? क्या यहाँ पे अयप्पन राजराजन का यह कथन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला है, यहाँ पे विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, राजपूतों को पराजित करने के कारण गयासुद्दीन तुगलक मलिक उल गाजी की उपाधि से प्रसिद्ध हुआ, जो कि ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है। यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक थे, उन्होंने यहाँ पे जो गाजी की उपाधि धारण की थी, उन्होंने मंगोलों को बुरी तरह से पराजित किया था। इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो इसलिए यहाँ पे राजपूत नहीं होगा। यहाँ पे मुगलों को पराजित करने के उपरांत ही गयासुद्दीन तुगलक ने मालिक उल गाजी की उपाधि धारण की थी, इसलिए ये गलत है। दूसरा है, गयासुद्दीन तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने गाजी यानी काफिरों का घातक की उपाधि धारण की थी, जो कि ये बिल्कुल सही है। इसलिए यहाँ पे दिया गया है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, इसको बताना है। इसमें से पहला तो गलत हो गया, दूसरा यहाँ पे सही है, इसलिए इसे हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि अधोलिखित में कौन सुमेलित है? यहाँ पे सुमेलित
जो है उसका चयन करना है। तो पहला दिया गया श्री संप्रदाय। तो जो श्री संप्रदाय है इसकी जो संस्थापक थे यहाँ पे रामानुजाचार्य थे, जो कि बिल्कुल ये सही है। दूसरा है यहाँ पे अष्टछाप जिसकी जो संस्थापक थे ये वल्लभाचार्य थे, जो कि ये भी सही है। और यहाँ पे तीसरा है तत्ववाद का जो संस्थापक थे यहाँ पे निम्बकाचार्य नहीं थे, यहाँ पे ये माधवाचार्य थे। और वारकरी संप्रदाय के जो संस्थापक थे ये रामदास नहीं थे, यहाँ पे ये नामदेव थे। इस तरह यहाँ पे 1 और 2 दोनों यहाँ पे सुमेलित है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने कहाँ ऊनी वस्त्रों, शॉल तथा कालीन बनाने के लिए एक उद्योग केंद्र स्थापित कराया था? तो यह यहाँ पे अमृतसर में स्थापित कराया था जहांगीर ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से किस एक शहर को भारत का 0 मील केंद्र कहते हैं? 0 माइल केंद्र किसे कहते हैं? तो यह यहाँ पे नागपुर को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया है? तो यहाँ पे यह 15 अक्टूबर को मनाया गया है। और यह जो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है इसकी शुरुआत वर्ष 2008 में किया गया था, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न कब गठन किया गया था? तो जो आज़ाद हिंद फौज था इसकी जो स्थापना है सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था, जो कि यहाँ पे असफल हो गया था। और इसी का पुनर्गठन यहाँ पे 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। और इसका जो पहला डिवीज़न था यह 1 सितंबर 1942 में गठन किया गया था इसके पहले डिवीज़न का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन द्वारा चलाए जा रहे किस प्रोजेक्ट को जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा कहते हैं? तो यह इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, प्रोजेक्ट वीकन को यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, कश्मीर का कार्यवास निम्नलिखित में से किस प्रकार के निक्षेप को निर्दिष्ट करता है? जो कश्मीर में कार्यवास है वह यहाँ पे किसको? तो यह यहाँ पे सरोवरी को निक्षेपित करता है, जो कि यहाँ पे जो कश्मीर में कार्यवास होता है वह यहाँ पे कश्मीर की जो जलोढ़ मिट्टी है उसी को हम लोग कहते हैं कार्यवास। और यहाँ पे केसर की खेती बड़ी मात्रा में की जाती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्वीप पर ओंगो नामक नेग्रिटो जनजाति रहती है? तो यह जो जनजाति है यह लिटिल अंडमान में रहती है। और यह जो लिटिल अंडमान में रहती है यहीं पर जो अंडमान में जो नेग्रिटो है जनजाति, उसके अंतर्गत यहाँ पे अंडमानी, जारवा, ओंगे आदि शामिल होती है। और यहाँ पे जो निकोबार में यहाँ पे मंगोलॉयड जनजाति पाई जाती है और इसके अंतर्गत यहाँ पे सैम्पेन जनजाति आती है। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, थल सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो थल सेना है इसके पश्चिमी कमांड का जो मुख्यालय है यह हरियाणा में यहाँ पे चंडी मंदिर में स्थित है। और यहाँ पे जो थल सेना है इसका जो ट्रेनिंग कमांड है यह शिमला में स्थित है। और इसका उत्तरी कमांड जो है यह जम्मू कश्मीर के उधमपुर में स्थित है। और इसका दक्षिणी कमांड जो है यह पुणे में स्थित है, महाराष्ट्र में। और इसका पूर्वी कमांड यहाँ पे कोलकाता में स्थित है। और इसका जो मध्य कमांड है यह लखनऊ में स्थित है। और जो पश्चिमी कमांड है यह यहाँ पे चंडी मंदिर हरियाणा में स्थित है। और दक्षिण पश्चिम इसका जो कमांड है दक्षिण पश्चिम, इसका मुख्यालय यहाँ पे जयपुर में स्थित है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन गलत है, इसको बताना है। पहला दिया गया डॉलर बहू। तो जो डॉलर बहू है यह यहाँ पे सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है, जो कि यहाँ पे ये बिल्कुल ये सही है। दूसरा है एमनेस्टी जो है यह अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया, जो कि बिल्कुल सही है। तीसरा है सोशल हार्मनी, जो कि अमिताभ घोष इनके द्वारा नहीं लिखा गया, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पुस्तक है सोशल हार्मनी। और अगला यहाँ पे है मैथोलॉजी, यह रोनाल्ड वर्थ की रचना है। इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, जो कि सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिप्टो कप किस खेल से संबंधित है? तो जो क्रिप्टो कप है यह शतरंज खेल से संबंधित है। अगला है अंतिम प्रश्न इस सेट का, तीजन बाई किस लोक नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो जो तीजन बाई हैं यह किस लोक नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो यह यहाँ पे पांडवानी नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है। और जो यह पांडवानी लोक नृत्य है यह यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम लोग देखेंगे अगला कोई सेट है उसको हम लोग उसमें कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।